नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर हम अपने दिमाग की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाएं तो क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सदियों से अपनी ओर खींचता रहा है। आज हम इसी खोज की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसा सफर जो एक बहुत मशहूर मिथ से शुरू होता है और हमें सीधा हमारे दिमाग में लगने वाली चिप्स तक ले जाता है। ये सवाल तो शायद सबने कभी ना कभी सुना ही होगा, है ना? कि क्या हम सच में अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं? और अगर हम बाकी 90% को अनलॉक कर दें तो क्या हमारे पास टेलीकाइनेसिस जैसी सुपर पावर्स आ जाएंगी? सच तो ये है कि ये बस एक मिथक है। न्यूरोसाइंस ने ये साफ कर दिया है कि हम अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, बस अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग हिस्से एक्टिवेट होते हैं। लेकिन इस एक मिथक ने जिस खोज को जन्म दिया, वो किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली और दिलचस्प है। तो चलिए, सबसे पहले इसी 10% वाले मिथक की जड़ों को खोदते हैं। आखिर ये आइडिया आया कहाँ से? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1907 में, जब साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने बस इतना कहा था कि हम अपनी दिमागी क्षमता का एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब 1930 में एक जर्नलिस्ट लोवेल थॉमस ने अपनी किताब को प्रमोट करने के लिए इस बात को 10% का एक मजेदार आंकड़ा दे दिया, और बस ये आइडिया वायरल हो गया, जिसे आखिरकार 2008 में जाकर मॉडर्न ब्रेन स्कैन्स ने पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। लेकिन ये मिथक सिर्फ एक मजेदार कहानी बनकर नहीं रह गया। जब इस आइडिया में कोल्ड वॉर का डर और शक मिला तो इसने इतिहास के सबसे खतरनाक और खुफिया पन्नों में से एक को खोल दिया। और अब हम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हैं जहां सरकारें दिमाग को काबू करने के लिए पर्दे के पीछे बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रही थीं। इस सब की शुरुआत हुई कोरियन वॉर के बाद। जब अमेरिका के युद्ध बंदी वापस लौटे तो उनका बर्ताव बड़ा अजीब था। इससे ये डर फैल गया कि दुश्मन ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया है, और यहीं से दिमाग पर कब्जा करने के लिए एक नई अनदेखी रेस शुरू हो गई। इसी डर के जवाब में 1953 में CIA ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। मकसद एकदम साफ था, एक ऐसा सैनिक तैयार करना जो हर हुक्म माने बिना कोई सवाल किए, एक जीता जागता चलता फिरता हथियार। और इस मकसद को हासिल करने के लिए CIA ने हर हद पार कर दी। उन्होंने बेखबर लोगों पर, अक्सर समाज के सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाया गया, और उन पर LSD जैसी खतरनाक दवाएं, दिमागी टॉर्चर और हिप्नोसिस जैसी चीजें आजमाईं। इन एक्सपेरिमेंट्स ने ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। जब दिमाग को जबरदस्ती कंट्रोल करने की ये सारी क्रूर कोशिशें नाकाम हो गईं, तो वैज्ञानिकों ने एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने दिमाग को कंट्रोल करने के बजाय उसे बेहतर बनाने पर फोकस किया, और यहीं से शुरू हुआ स्मार्ट ड्रग्स का दौर। यहां सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। अब दिमाग को एक जादुई डिब्बे की तरह नहीं देखा जा रहा था जिसे तोड़ा मरोड़ा जा सके, बल्कि उसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिकल मशीन की तरह समझा जाने लगा। और अगर ये एक मशीन है तो सही केमिकल से इसे ट्यून भी किया जा सकता है। और मजे की बात तो यह है कि पहली स्मार्ट ड्रग एक एक्सीडेंट से बनी थी। 1960 के दशक में एक साइंटिस्ट नींद की गोली बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से कुछ ऐसा बना दिया जो एकदम उल्टा काम करता था। ये नींद को भगाता था और याददाश्त को तेज करता था। इन दवाओं में असल में कितनी ताकत थी, इसका अंदाजा इस एक बात से लगाइए। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान अमेरिकी पायलटों ने मोडाफिनिल नाम की एक स्मार्ट ड्रग का इस्तेमाल करके लगातार 48 घंटे तक फाइटर जेट्स उड़ाए। मतलब 2 दिन और 2 रातें बिना पलक झपकाए, बिना थके। जाहिर है, ऐसी पावरफुल चीजें हमेशा मिलिट्री का सीक्रेट बनकर नहीं रह सकती थी। बहुत जल्द ये दवाएं जंग के मैदान से निकलकर सिलिकॉन वैली के दफ्तरों, वॉल स्ट्रीट के ट्रेडिंग फ्लोर्स और यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों तक पहुंच गईं, जहां हर कोई एक मेंटल एज चाहता था। लेकिन केमिकल्स तो बस शुरुआत थे। अब हम दिमाग को बेहतर बनाने के एक बिल्कुल नए, एक डिजिटल दौर में कदम रख रहे हैं। आज इस रेस में 2 बड़े खिलाड़ी हैं। न्यूरालिंक, जो दिमाग के अंदर सीधे एक चिप लगाता है, और दूसरा है सिंक्रोन, जो बिना किसी बड़ी सर्जरी के खून की नसों के जरिए एक इलेक्ट्रोड दिमाग तक पहुंचाता है। सिंक्रोन तो ये भी साबित कर चुका है जब उसने एक पैरालाइज्ड मरीज को सिर्फ अपनी सोच से एक ईमेल टाइप करने में मदद की। एक लेखक ने इस हालत को कुछ इस तरह से बताया है, इंटेलिजेंस अब ऑर्गेनिक नहीं रही, ये एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बन गई है। ये हमें एक तरह की केमिकल गुलामी की तरफ ले जा रहा है, जहां बेहतर परफॉर्म करने का प्रेशर हमें लगातार इन दवाओं पर डिपेंडेंट बना सकता है। और ये सब हमें लाता है सबसे बड़े सवाल पर, कंट्रोल का सवाल।
जैसे जैसे हम अपने दिमाग को बदलने की ताकत हासिल कर रहे हैं, हम कुछ बहुत गंभीर नैतिक सवालों के जाल में फंसते जा रहे हैं। कौन तय करेगा कि इन ताकतवर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कैसे होगा? आने वाला कल कई परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है। क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ अमीर लोग ही सुपर इंटेलिजेंस खरीद पाएंगे? क्या सरकारें चिप्स का इस्तेमाल करके किसी के दिमाग में झूठी यादें डाल सकती हैं? सोचिए क्या होगा अगर किसी की याददाश्त 1 महीने का सब्सक्रिप्शन बन जाए और कोई उसका बिल भरना भूल जाए। इंसान और मशीन की सोच के बीच की लकीर आखिर कहां जाकर मिटेगी? तो आखिर में सारा मामला इस एक बात पर आकर रुक जाता है। जैसे जैसे हम इंसान के दिमाग के कोड को दोबारा लिखना सीख रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कलम किसके हाथ में होगी। इस सवाल का जवाब न सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का बल्कि पूरी इंसानियत का भविष्य तय करेगा।